हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को पूरा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से डीएनए जो होता है वो डुप्लीकेट होता है, यानी कि उसका रेप्लिकेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। तो इस चीज़ को हम पूरा डिटेल के अंदर हम इसको देखेंगे। तो देखिए, डीएनए जो होता है बेसिकली सेल साइकिल के एस फेज के अंदर डुप्लीकेट होता है, ये आपको याद रखना है। सेल साइकिल का एस फेज जो होता है जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, तो इस एस फेज के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए फॉर्म होते हैं, ये आपको याद रखना है। आपको पता होगा कि सेल साइकिल जो होती है उसका जो अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर ये होता है G1, जी से फिर G1 के बाद S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है और फिर M फेज होता है, यानी कि गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज, गैप 2 फेज और M फेज। ये फेज मेनली होते हैं। M का मतलब होता है माइटोसिस फेज, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी अलग अलग 4 फेज पाए जाते हैं, जिसके अंदर प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, टीलोफेज होता है और एनाफेज होता है, ये फेज होते हैं। और गैप 1 फेज के बाद में कभी कभी G0 फेज भी होता है, यानी कि जो सेल जो होती है, कभी कभी सेल अगर डिवाइड नहीं होती है तो वो एक मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में से थोड़ा सा बाहर हो जाती है, यानी कि सेल साइकिल से थोड़ा सा एग्जिस्ट हो जाती है, थोड़ा बाहर चली जाती है कोई सेल, अगर वो डिवाइड नहीं होती है उसे G0 फेज कहा जाता है या फिर रेस्टिंग स्टेट कहा जाता है। तो ये आप जानते होंगे बेसिक चीजें। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एस फेज होता है, एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सेल साइकिल के एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो हर सेल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब पेरेंट सेल से कोई भी डॉटर सेल बनेगी तो उसके अंदर डीएनए का डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है ताकि सेल्स जो है वो फंक्शन को कर पाए। बिना डीएनए के कोई भी सेल अपने फंक्शन को नहीं कर पाएगी, क्योंकि डीएनए ही मॉनिटर करता है सेल के सारे फंक्शन को। अब इस ही डीएनए के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है ये पूरा का पूरा कंप्लीटली एंजाइम बेस्ड प्रोसेस होती है, यानी कि सारे की सारी जो प्रोसेस होती है वो एंजाइम के द्वारा मेडिएट की जाती है। एंजाइम के अंदर अगर हम बात करें तो कपल्स ऑफ एंजाइम यहाँ पर वर्क करते हैं एक साथ, और डीएनए का डुप्लीकेशन इस तरह से हो पाता है। आपने डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर देखा होगा कि डीएनए जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, और डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इस तरह का डीएनए जनरली होता है, इस तरह का डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है आपको, और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो पोलैरिटी होती है वो एक दूसरे से अपोजिट होती है, यानी कि एक अगर 3 to 5 डायरेक्शन में 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में है तो दूसरा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। तो इस तरह से दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए की, उनकी पोलैरिटी जो होती है वो एंटी पैरेलल होती है, यानी कि दोनों की ही, यानी कि एक 3 to 5 प्राइम में है तो एक 5 to 3 प्राइम में है। इसको अगर हम खोलेंगे इस न्यूक्लियोटाइड चेन को, तो इस तरह से पैरेलल तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पोलैरिटी को भी हम इस तरह से 3 to 5 एक में लिख सकते हैं और एक को 5 to 3 प्राइम में लिखेंगे, और इसी चीज़ को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने देखा बेसिक चीज़। अब क्योंकि डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, यानी कि आपको पता होगा एक सेल के अंदर 2.2 मीटर डीएनए पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि ह्यूमन के अगर अंदर हम बात करें तो हर एक सेल के अंदर 2.2 मीटर डीएनए पाया जाता है। और इतना डीएनए, क्योंकि सेल की खुद की इतनी सी कम वॉल्यूम होती है, तो ऐसे में इस डीएनए को खोलना मुश्किल नहीं है, यानी कि डीएनए जो होता है वो बहुत ही पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, वो
सुपर सोलेनोइड यानी कि न्यूक्लियोसोम मॉडल के रूप में जमा हुआ होता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल आपने पढ़ा होगा कि जिसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और इन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये इस तरह से आपका डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो इस तरह से आपका हिस्टोन प्रोटीन को बांधे हुए रखता है और इस तरह से कोइलिंग होता है डीएनए, और कोइलिंग के द्वारा अपने आप को अरेंज करता है, क्योंकि 2.2 मीटर डीएनए एक सेल के अंदर होना पॉसिबल इस तरह से नहीं है अगर लंबा डीएनए इतना हो जाए तो इस वजह से हर सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए कोइल्ड स्ट्रक्चर में होता, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर में होता है, जिसे हम न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कहते हैं। क्लियर। तो अब इस डीएनए का हम रेप्लिकेशन देखेंगे कि किस तरह से रेप्लिकेट होता है डीएनए, डबल कैसे होता है। तो देखिए, एक 5 to 3 प्राइम ले लिया, एक 3 to 5 प्राइम की हमने डायरेक्शन ले लिए। अब आपको फोकस ये करना है कि ये पूरा का पूरा एंजाइम लिंक्ड प्रोसेस, यानी कि एंजाइम के आधार पर, यानी कि एंजाइम ही यहाँ पर मेन फंक्शन करेंगे डीएनए के रेप्लिकेशन का, और डीएनए का रेप्लिकेशन एंजाइम के बिना पॉसिबल है ही नहीं, ये आपको याद रखना है। अब आपको ध्यान ये देना है कि हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, कोई अलग काम करता है तो कोई काम अलग करता है, पर सब क्या करेंगे, सब मिलकर डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम करेंगे, यानी कि कोई खोलेगा डीएनए को, कोई नया डीएनए बनाने का काम करेगा। इस तरह से सारे के सारे डीएनए के रेप्लिकेशन में एक साथ एक यूनिट की तरह काम करेंगे, यानी कि एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले डीएनए को खोलना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए को अगर आपको डबल करना है तो पहले डीएनए को खोलते जाना होगा, और उसके फिर उस हिसाब से जो स्ट्रैंड होगा उसको फिर उसके हिसाब से नया डीएनए बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जानने वाली कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है, यहाँ पर ये समझिए सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है। यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है सेमी, यानी कि पूरा कंप्लीटली नहीं, सेमी कंजर्वेटिव यानी कि आपका जो नया डीएनए बनेगा, हमेशा जब नया डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक स्ट्रैंड जो होगा वो हमेशा टेम्पलेट की तरह काम करता है। एक डीएनए का स्ट्रैंड हमेशा टेम्पलेट की तरह काम करता है और एक नया बनता है, यानी कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड बनते हैं उनमें से हमेशा एक पेरेंट से आता है जो टेम्पलेट की तरह काम करता है और एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। इस वजह से हम डीएनए के रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। और इस सेमी कंजर्वेटिव मोड को किसने बताया था, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर लगातार। तो टेलर जो थे, टेलर साइंटिस्ट का नाम थे, इन्होंने यूकैरियोटिक सेल के अंदर यानी कि जिसे हम विसिया फैबा कहते हैं या फिर ब्रॉड बीन कहते हैं, उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले बताया। वहीं अगर हम बात करें प्रोकैरियोट के अंदर तो एस्चेरिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उस सेल के अंदर यानी कि प्रोकैरियोट के अंदर सबसे पहले मैथ्यू मेस्लन ने बताया था। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, काफी है। अब देखिए किस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। तो ये हमने बेसिक चीजें देखी। अब ये डीएनए है ये खोलना कैसे, तो क्योंकि इतना बड़ा डीएनए तो ये सारा एक साथ खुल नहीं सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इतनी एनर्जी पॉसिबल है एक सेल के अंदर है ही नहीं। तो इस वजह से डीएनए थोड़ी थोड़ी मात्रा में खुलता जाता है। डीएनए थोड़ा खुलेगा फिर नया स्ट्रैंड बनेगा, फिर थोड़ा खुलेगा फिर नया स्ट्रैंड बनेगा। इस तरह से डीएनए के नया रेप्लिकेशन होता है, यानी कि नया डीएनए इस तरह से बनता है। तो कैसे खुलता है, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक 5 to 3 प्राइम है, कोई 3 to 5 प्राइम है। अब ध्यान ये देना है कि जो आपका डीएनए है उसको खोलने के लिए कौन से एंजाइम यूज होते हैं। तो ये जो एंजाइम दिख रहा है यहाँ पर, ये है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम
आपको पता है कि जो डीएनए होता है इसके बीच में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस के अंदर अगर हम बात करें तो जो एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो आपस में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंडेड होते हैं। तो सबसे पहले अगर डीएनए को खोलना है तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हेलिकेज एंजाइम जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट, यही हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। तो यहाँ से सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करेगा? हेलिकेज एंजाइम। और क्योंकि ये दोनों एक रस्सी की तरह होते हैं डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो जैसे ही हम खोलेगा कोई इसको तो आगे क्या आने लगेगा, उसमें कोइल होने लगेगी, कोइलिंग होने लगी। तो इस कोइलिंग को हटाने का काम, रिकोइलिंग का काम कौन करता है? टोपोआइसोमरेज। एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए टोपोआइसोमरेज। और इसका एक और नाम होता है डीएनए गायरेज। एक और नाम क्या होता है? डीएनए गायरेज। तो ये जो एंजाइम होगा ये डीएनए की कोइलिंग को हटाने का काम करेगा। तो टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज एंजाइम कोइलिंग को हटाने का काम करता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में अगली चीज पर ये फोकस करना है कि क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ज्यादा देर तक इस तरह से पास में आएंगे तो वापस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कोई ऐसा एंजाइम भी चाहिए जो कि इन हाइड्रोजन बॉन्ड को वापस नहीं फॉर्मेशन होने दे, यानी कि जो सिंगल चेन है उसको सिंगल ही बनाए रखे, डबल वापस ना होने दे। तो ऐसा एंजाइम होता है SSB। नाम अच्छे से याद रखना, SSB। SSB का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये SSB जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डबल से फॉर्म होने से रोकने का काम करता है, ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे ही हमने डीएनए को खोल लिया तो अब हमें डीएनए को बनाना है। तो डीएनए के बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले हमें चाहिए कोई सबस्ट्रेट, यानी कि जिसकी हेल्प से डीएनए बने, और दूसरी चीज़ चाहिए एनर्जी। तो ये दोनों चीज़ प्रोवाइड कौन करता है? दोनों चीज़ प्रोवाइड करता है हमें न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड एटीपी होता है इनके पास, यानी कि ट्राइफॉस्फेट। हम जानते हैं कि एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या होंगे? इनके पास जो 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं ये टूट जाते हैं और इस तरह से तीनों अलग अलग हो जाते हैं। तो 3 फॉस्फेट ग्रुप में से जो 2 फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो एनर्जी, यानी कि क्योंकि ये डीटीपी के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीएटीपी हम कह सकते हैं इसको, डीएटीपी यानी कि डाई एमिनो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्योंकि यहाँ पे 2 एटीपी के फॉर्म में टूट जाएंगे तो ये जो एटीपी होगा ये हमें एनर्जी का प्रोवाइड करने का काम करेगा, जबकि जो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा यानी कि और न्यूक्लियोटाइड होंगे वो सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। तो जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर होते हैं वो डुअल फंक्शन करते हैं, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं, साथ में ही वो यहाँ पर सबस्ट्रेट की तरह भी काम करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब कोई ऐसा भी चाहिए जो बताए कि कहाँ से कहाँ डीएनए का फॉर्मेशन होगा, ये भी बताने वाला हमें चाहिए। तो बताने वाला यहाँ पर होता है आरएनए प्राइमर, कि किस डायरेक्शन में हमें डीएनए का फॉर्मेशन करना है। तो क्योंकि डीएनए जो है ये यहाँ पर आपको फोकस करना है कि डीएनए जो है ये हमेशा यहाँ पर डीएनए के लिए बनाने वाले एंजाइम जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज यानी कि हम इसको कह सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड पर डिपेंड करता है ये डीएनए को बनाने के लिए, इसलिए हम इसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये हमेशा 5 से लेकर 3 प्राइम में काम करता है। तो ये इस तरह से 5 से लेकर 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करेगा, और आरएनए प्राइमर जो होगा वो इसको एक दिशा दिखाने का काम करेगा, डायरेक्शन दिखाएगा कि हमें नया डीएनए किस डायरेक्शन में बनाना है। तो इस तरह से आरएनए प्राइमर जो होगा वो नया डीएनए बनाने का काम करता है, ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे ही हमने खोल दिया डीएनए को, फिर आरएनए प्राइमर ने डायरेक्शन बनाई,
बताई, और इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो नए डीएनए के स्ट्रैंड को फॉर्मेशन कर देगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है हमेशा 5 से लेके 3 प्राइम में डायरेक्शन में काम करता है। तो इधर एक 5 से 3 प्राइम तो एक कंटिन्यूस सिंथेसिस करेगा, यहाँ पर डीएनए की कंटिन्यूस सिंथेसिस होगी एक डायरेक्शन में, कंटिन्यूस सिंथेसिस होगी। और कंटिन्यूस सिंथेसिस किस स्ट्रैंड पर होती है? तो जिस स्ट्रैंड पर कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अच्छे से याद रखना है सब चीज़ें। कंटिन्यूस सिंथेसिस वाले स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और जहाँ पर डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, जहाँ पर डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। जहां पर कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड, और जहां पर टुकड़ों में डीएनए बनता है उसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये टुकड़े भी क्योंकि हमें जोड़ना है बाद में, तो यहाँ पर जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेगा और नया डीएनए यानी कि पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल बना देगा। तो इस तरह से डीएनए का सिंथेसिस होगा। सबसे पहले डीएनए को खोलना होगा जो कि हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, टोपोआइसोमरेज एंजाइम कॉइलिंग को हटाएगा, एसएसबी जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड को वापस नहीं जुड़ने देगा, और फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसिस करेगा डीएनए की, और प्राइमर जो होगा वो डायरेक्शन दिखाएगा। न्यूक्लियोटाइड जो होंगे जो डीएटीपी के फॉर्म में करेंगे वो डुअल फंक्शन करेंगे, यानी कि एटीपी भी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे, साथ में सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेंगे। और इस तरह से डीएनए की नई स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा। तो ये कहाँ पर होता है? एस फेज के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है। और एस फेज के अंदर ही हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। और जो डीएनए के लिए एंजाइम की जरूरत होती है ये भी एस फेज के अंदर एंजाइम की सिंथेसिस होती है। गेप 1 जो G1 फेज होता है उसके अंदर भी कई एंजाइम की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है ताकि एस फेज में हम डीएनए को बना सके, नया डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके। तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन होता है कि अगर डीएनए का कंटेंट 2C है तो कौन से फेज में डीएनए का कंटेंट 4C होगा? तो आपको याद रखना है कि 2C से डीएनए का कंटेंट 4C हमेशा केवल एस फेज के अंदर होगा सेल साइकिल के। तो ये चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पर। क्लियर? तो इस लेक्चर में हमने डीएनए रेप्लिकेशन को पूरा डिटेल के अंदर देखा कि क्या कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए के बारे में और चीजें देखेंगे कि किस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके बाद में हम आरएनए के बारे में देखेंगे कि किस तरह से आरएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, या फिर आरएनए से फिर आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।